आप सुन रहे हैं सुमति सक्सेना लाल जी का लिखा हुआ उपन्यास होने से ना होने तक, धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 10। यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं शुरू हो गई थीं और सभी काफ़ी समय के लिए उसमें व्यस्त हो गए थे। कॉलेज आते हैं तो वहाँ मन नहीं लगता, घर जाते हैं तो वहाँ भी मन में बेचैनी बनी रहती है। जिंदगी अजब तरह से उलझ गई है। यश हर समय याद आते रहते हैं। यश से नाराज नहीं होना चाहती, उस नाराज़गी का कोई कारण भी नहीं है। फिर भी हर क्षण अपने आप को आहत महसूस करती रहती हूँ। फिर मीनाक्षी दिमाग में घूमती रहती है, उस पर कॉलेज का ये बदला हुआ माहौल। लगता रहता है हर तरफ से ज़िंदगी ठहर गई है, संभावनाओं से परे। आगे देखकर किसी सुख का इंतज़ार करने के लिए भी तो कुछ नहीं। काश कुछ चमत्कार हो पाता, काश बीच का बहुत कुछ बदल पाता, नहीं तो थोड़ा कुछ अनहुआ ही हो जाता। यश 2 बार मुझसे मिलने के लिए आ चुके हैं। कुछ अजब सा इत्तेफाक है कि दोनों बार ही घर पर मैं नहीं थी। दोनों ही बार मेरे घर पहुंचने की आहट पाते ही नीचे से शिवांगी और विनय मुझे बताने के लिए आए थे, जैसे मेरी किसी खुशी में शामिल हो रहे हों। और मैं समझ ही नहीं पाई थी कि यश के आने की बात सुनकर कैसा महसूस हुआ था। यश के आने पर मैं घर पर नहीं थी, सोचकर शायद मेरे अवचेतन ने तसल्ली ही महसूस की थी। घर पर होती तो क्या बात करती यश से। अपने आप को पहले की तरह सहज बनाकर रख पाना संभव हो पाता क्या? पहले की तरह क्या यश छोटी छोटी बात पर ठहाके लगा पाते? और क्या मैं उनसे बात बात पर उलझ पाती? रिश्तों में कितना कुछ दरक चुका है, उसका हिसाब नहीं लगा पा रही। मन में ये भी आता रहा था कि मेरे घर पर न मिलने से यश ने भी ऐसी ही राहत महसूस की होगी। कौन जाने। उस दिन न जाने क्यों कॉलेज के बाद घर जाने का मन ही नहीं किया था। सोचा बुआ के पास चली जाऊं, बहुत दिन से गई भी नहीं हूं। पर अनायास ही मैंने कौशल्या दी के घर जाने का मन बना लिया था। नीता से पूछा था चलने के लिए और वो राज़ी हो गई थी। पिछली बार काफ़ी उलझी उखड़ी सी मिली थी, तब से तो फ़ोन तक पर बात करने का होश नहीं रहा। पहले कॉलेज का हंगामा, फिर मीनाक्षी का ये प्रकरण। उसके बाद मन इतना उदास और उलझा सा रहा कि कहीं जाने का या किसी से मिलने जुलने का मन ही नहीं किया। पर कौशल्या दीदी के पास तो जाना ही है। करीब 12 बजे हम उनके घर पहुंचे थे। वे कोई लिस्ट बना रही थीं और बहुत सुस्त लग रही थीं, एकदम पराजित और पस्त हाल। मैंने पूछा था, क्या लिख रही हैं दीदी? तो धीमे से हंसकर उन्होंने कागज़ समेट लिए थे। उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। फिर हमने भी कुछ नहीं पूछा था। वो बहुत धीमे स्वर में बात करती रही थीं, उखड़े ढंग से, जैसे कुछ और सोच रही हों। नीता ने उनसे सुस्त होने का कारण जानना चाहा था। बहुत थकी सी और उदास लग रही हैं दीदी। वे खिड़की के बाहर देखती रही थीं, जैसे किसी गहरे सोच में हों, जैसे अपनी बात का सूत्र पकड़ पाने में कठिनाई हो रही हो। उन्होंने नीता की तरफ देखा था और उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। मैं चंदर से अलग हो रही हूँ नीता। हम दोनों एकदम स्तंभित रह गए थे। मतलब? हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला था। मतलब? वे सुस्त सा मुस्कुराई थीं। आई एम लीविंग हिम। मगर क्यों दीदी? ऐसा क्यों कह रही हैं? स्टाफ में कितने लोगों को कितना समझाती संभालती रही हैं आप, और आज आप खुद, वो भी अब इस उम्र में। चंदर भाई क्या रह सकते हैं आपके बिना? क्यों नहीं रह सकते? रहना ही होगा, रहेंगे ही। वो फिर चुप हो गई थी और खिड़की की तरफ देखती नहीं थी। मुझे पता है, जब तक पानी सिर से ऊपर से नहीं निकलता तब तक कोई भी औरत घर छोड़ने की बात नहीं सोचती। अनुश्री ने घर छोड़ा, मैं उसकी तकलीफ़ समझती थी। उसके लिए घर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। केतकी ने घर छोड़ना चाहा, उसकी चोट मैं जानती थी, पर मैं तो हमेशा तूफ़ान के भीतर सांसें लेती रही और कभी एक क्षण को भी घर छोड़ने की नहीं सोची। पर आज इस उम्र में उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। फिर वे चुप हो गई थीं और बड़ी देर तक वैसे ही बैठी रही थीं। केतकी ने घर छोड़ना चाहा, वाक्य पर मैं और नीता दोनों एक साथ चौंके थे। केतकी ने हम लोगों को कभी इस बात का कोई आभास नहीं दिया था। फिर कौशल्या दी से
मैंने कौशल्या दी की तरफ देखा था। वे एकदम थकी, अकेली और बहुत दुखी सी दिख रही थी। केतकी को लेकर मन में बहुत से सवाल बने रहे थे, पर केतकी की बात करने का मौका नहीं है ये, इसलिए चुप ही रहे थे हम। मैंने उनके कंधे पर धीमे से हाथ रखा था। फिर दीदी, आज क्यों? जो भी हुआ भूल जाइए, नीता ने बहुत अपनेपन से कहा था। मैं ऐसा नहीं करने दूंगी आपको। ना जाने कितनी बार आपने औरों को रोका था, आज मैं। उन्होंने हम लोगों की बात बीच में काट दी थी। इस रिश्ते के ढोंग को मैं कब तक निभाती रहूं नीता? उन्होंने हमारी तरफ देखा था। उनकी आंखों में आंसू हैं। फिर क्यों? किस लिए? किसके लिए? वे कुछ क्षण मौन रही थी। वाई शुड आई? उनके थके स्वर में एक रोष, एक झुंझलाहट है। हम दोनों उस दिन लगभग पूरे दिन ही उनके पास रहे थे। धीरे धीरे वे खुली थी। चंदरबाई हवेली के मुकदमे के सिलसिले में अपने शहर गए थे, अपने मित्र के घर ठहरे थे। यहाँ आकर अपने मित्र को पत्र लिखा था। उसमें मित्र पत्नी की सुंदरता की, उनकी योग्यता की, उनके अच्छे स्वभाव की भरपूर प्रशंसा की थी। अंत में लिखा था कि तुम कितने किस्मत वाले हो दोस्त कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली जिसने तुम्हें 2 प्यारे प्यारे बच्चों का पिता बनाया। इस अंतिम वाक्य ने कौशल्या दी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। बताते हुए उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने तो सबके बीच रहकर भी अपनी पूरी ज़िंदगी सन्यासिनी जैसी काट दी बेटा। शादी के 40 साल बाद भी तो। कुछ अटपटा कर उन्होंने अपना वाक्य आधा ही छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद बोली तो उनकी आवाज़ कांपने लगी थी। चंदर की जिस कमी को मैं कभी अपने मुंह पर नहीं लाई, घर वालों को, बाहर वालों को कभी अनुमान तक लगाने का मौका नहीं दिया, चंदर ने कितनी आसानी से उसका दोष मेरे सिर मढ़ दिया। वैसा करते समय चंदर ने एक बार कुछ नहीं सोचा। हाउ कुड ही? उनकी आवाज़ गले में फंसने लगी थी। टेल मी, वाई शुड आई टॉलरेट द फार्स ऑफ दिस रिलेशनशिप एनी मोर? मेरे को समझ नहीं आया था कि मैं क्या कहूँ। आपने चंदर भाई से इस विषय में कुछ बात की? नीता के मुंह से अनायास निकला था। नहीं, वे बहुत दृढ़ भाव में बोली थी। मैं इस बारे में कोई बात, कोई सफाई, कोई डायलॉग नहीं चाहती। इट इज़ ओवर नाउ। वे हमारी तरफ देखती रही थी। आज लॉकर जाकर गहनों का हिसाब कर आई हूँ। उन्होंने पास में रखे कागज़ उठाए थे। लिस्ट बना दी है। चंदर की तरफ के गहनों में कौन कौन से किसको देना है ये लिख दिया है। अपनी तरफ के गहने मैं अपने साथ ले जाऊंगी, इधर के बच्चों में देने के लिए। साथ ले जाऊंगी मतलब? हम चौंके थे। हमें पता था कि इस घर में दीदी की मौसी रहती थी और उनके निधन के बाद ये घर दीदी के नाम अलॉट हो गया था। ये घर तो आपके नाम ही अलॉटेड है ना? नीता ने पूछा था। हाँ है, पर मुझे ही जाना होगा नीता। एक तो मैं चंदर को जाने के लिए कह नहीं पाऊंगी, फिर वे जाएंगे कहाँ? इस शहर में उनका है कौन? उन्होंने अजब सी हताश मुद्रा में बारी बारी से हम दोनों की तरफ देखा था। घर आने के बाद भी सारे समय दिमाग में कौशल्या दी और केतकी घूमते रहे थे। केतकी की वो दार्शनिक सी अल्हड़ मुद्रा याद आती रही थी। स्टाफ में कभी किसी के दुख दर्द के चर्चे होते थे तो वह अजब तरह से हंसकर पूरी बात को टाल देती है। हर बार एक ही वाक्य बोलती है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। केती को ज़मीन और आसमां में से क्या नहीं मिला था और क्या चाहिए था उसे? कौन सा दुख है उसके मन में? केतकी ने तो अपने मन की पीड़ा मुझसे और नीता से कभी बांटी ही नहीं थी, कभी उसका आभास तक नहीं होने दिया था। मन की बात एकदम मुंह तक ले आने वाली केतकी अपने आप को लेकर ऐसे मौन कैसे रह सकी? और कहा भी तो किससे? कौशल्या दी से। क्यों? क्या उन्हें वो अपने मन के सबसे निकट पाती है, उन पर भरोसा कर पाती है, या उनमें मदर फिगर ढूंढती है वो, या उनकी सोच की आधुनिकता पर भरोसा है उसे, जैसा भरोसा हम पर नहीं है उसको? मुझसे और नीता से इतनी दूर है केतकी, ये तो हम दोनों कभी समझ ही नहीं पाए थे। हम लोग तो अपने आप को उसका अंतरंग समझते थे। मीनाक्षी के चले जाने से क्या एकदम अकेली हो गई है वो? केतकी के अकेलेपन को लेकर मैं और नीता अजब तरह से अपने आप को अपराधी महसूस करते रहे थे, पर उस विषय में केतकी से कुछ पूछ पाने का या बात कर पाने का कोई उपाय नहीं है। बस आने वाले दिनों में हम दोनों उसके प्रति अधिक संवेदनशील और अधिक सहृदय हो गए थे, अधिक आत्मीय भी।
2 दिन बाद ही कौशल्या दी के घर से फ़ोन मिला था कि चंदर भाई नहीं रहे। हमारे मन में उलझन बनी रही थी। क्या चंदर भाई उस आघात को नहीं झेल सके? उस भीड़ भाड़, बातचीत, आने जाने वालों के बीच भी मैं कौशल्या दी से पूछे बिना नहीं रह सकी थी। दीदी, आपने चंदर भाई से उस विषय में कोई बात की थी क्या? कौशल्या दी ने मेरी तरफ देखा था। नहीं बेटा, ऐसी बातें फ़ोन पर कहाँ की जाती हैं और आमने सामने। वे सूखा सा मुस्कुराई थी। चंदर जी ने बात करने का मौका ही कहाँ दिया। उससे पहले ही चले गए। घर पहुंचने से पहले पेट में दर्द उठा था और एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल ले जाए गए थे। शायद अल्सर थे जो फट गए थे। हम लोग चंदर जी के देह ही तो लेकर घर में लौटे थे। वे फीका सा मुस्कुराई थी। चंदर को अगर जाना ही था तो बात नहीं हो पाई सो भला ही हुआ, नहीं तो मेरे मन को तकलीफ़ रह जाती। चंदर भी तो क्लेश लेकर जाते। वे कुछ क्षण के लिए चुप रही थीं, फिर फीका सा मुस्कुराई थीं। चलो कट गई, चंदर की भी और मेरी भी। मैं और नीता बहुत समय तक चंदर भाई और कौशल्या दी की ही बातें कर रहे थे। हमें लगा था कि शायद बहुत भाग्यशाली थे चंदर भाई। उनकी एक बड़ी सी तस्वीर दीदी के कमरे में लग गई थी। दीदी पहले की तरह रहती रही थीं, लोगों के दुख सुख में शरीक होती रही थीं, रिश्तेदारों में, मित्रों में संबंधों का दायित्व निभाती रही थीं। आना जाना पूर्ववत बना रहा था। वे पहले की तरह सर्कुलेशन में बनी रही थीं। फरवरी के अंतिम सप्ताह में अध्यक्षा मिसेस चौधरी का जूनियर से लेकर डिग्री तक सभी विभागों के लिए महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करने का सर्कुलर मिला था और सप्ताह के अंत में उस संदर्भ में समिति के कार्यालय में आयोजित मीटिंग में सभी सेक्शंस के प्राचार्यों को 2 टीचर्स के साथ आने के आदेश दिए गए थे। हम सब ने दीपा दी से पूछा था, अब परीक्षाएं निकट आ चुकी थीं। अध्ययन और अध्यापन दोनों ही तेजी पर थे। पढ़ाई को बहुत गंभीरता से न लेने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स भी इस समय व्यस्त थे। कक्षाओं को स्थगित करना या लड़कियों से किसी भी और काम के लिए कहा जा सकना संभव नहीं था। इसलिए उस सर्कुलर की बात सुनकर हम सभी परेशान हो गए थे। सो हमने पूछा था, अब? दीपा दी परेशान सी दिख रही थी, साथ ही शांत भी, जैसे किसी कठिन निर्णय पर पहुंच चुकी हूँ। उसी शांत मुद्रा में उन्होंने हम सबको तसल्ली दी थी कि अब कुछ नहीं, उस कार्यक्रम में हमारे सेक्शन को कुछ नहीं करना है। 11 बजे मीटिंग है। हम चाहते हैं कि तुम में से एक लोग हमारे साथ चलो। उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की थी। जिनके क्लास ना हो या जो अपने क्लास को किसी दूसरे से एडजस्ट कर सके। उन्होंने नीता की तरफ देखा था। तुम चल सकती हो नीता? उन्होंने पूछा था। नीता और मैं दीपा दी के साथ मीटिंग में गए थे। सबसे पहले मिसेस चौधरी उस फंक्शन के बारे में विस्तार से बताती नहीं थी। हम सभी चुप बैठे रहे थे। हमारे लिए बोलने को कुछ था भी नहीं। फिर उन्होंने हर सेक्शन से अलग अलग बात की थी। सबसे पहले डिग्री से, पर दीपा दी ने परीक्षाएं निकट आ जाने के कारण इसमें अपनी भागीदारी कर पाने में असमर्थता जता दी थी। उस समय वे बिल्कुल शांत थीं। उनके स्वर में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। टीचर्स खाली पीरियड में व क्लास हो जाने के बाद वहाँ रहेंगी, किंतु छात्राएं ना तो कोई आइटम ही दे पाएंगी और ना सुबह से शाम तक टीचर्स ही आ पाएंगी। मिसेस चौधरी को ना सुनने की आदत नहीं है। वे उस ना के कारण भी सुनना नहीं चाहती थीं। सभी विभागों के प्राचार्यों के सामने मीटिंग में दीपा दी के मुंह से साफ न सुनकर वे बौखला गई थीं। शायद अपनी बात कहने के उनके साफ और शांत लहजे से वे और अधिक चिढ़ गई थीं। इंटर कॉलेज की परीक्षाएं तो एकदम सिर पर हैं, वहाँ प्रैक्टिकल चल रहे हैं। उनकी प्रिंसिपल मिसेस चटर्जी ने अटकते हुए अपनी कठिनाई रखी थी, पर मिसेस चौधरी की तेज़ निगाहों के सामने वे देर तक टिक नहीं पाई थीं और शीघ्र ही 9th और 11th के बच्चों की भागीदारी के लिए तैयार हो गई थीं। मिसेस चौधरी के स्वर में झुंझलाहट थी। अभी तो आपके यहाँ एग्ज़ाम्स को 1.5 महीने से अधिक समय है। मैंने भी हर सेक्शन से केवल एक आइटम मांगा है। मेरे लिए भी आपकी टीचर्स और स्टूडेंट्स के पास समय नहीं है। आपके पास तैयार आइटम भी होंगे ही, वही करा सकती हैं आप। सच बात यह है कि आप और आपका सेक्शन कोऑपरेट करना ही नहीं चाहता। पर दीपा दी अपनी बात पर अड़ी रही थी। नहीं मैडम, तैयार आइटम को भी 4-6 बार प्रैक्टिस कराना होगा, ड्रेसेस का इंतज़ाम करना होगा। हर काम में भाग दौड़ होती है, समय बर्बाद होता है।
फिर पढ़ाई का सारा मोमेंटम ही पटरी से उतर जाता है। वो रिस्क मैं नहीं ले सकती, वो मैं नहीं कर पाऊँगी। इस समय ना मैं स्टूडेंट से कह सकती हूँ कुछ करने को, ना टीचर्स से। दीपा दी का निश्चयात्मक स्वर हम लोगों को अच्छा लगा था। शायद ये उनका नया अवतार था। मिसेस चौधरी चुप हो गई थीं, पर उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता रहा था। फिर उस दिन के बाद तो प्रबंध तंत्र और दीपा दी के बीच आए दिन तनाव पलने और बढ़ने लगा था। प्रबंधक और अध्यक्षा एक तरफ और दीपा दी अकेली दूसरी तरफ। उनके चारों तरफ शिकंजे कसे जाने लगे थे। बात बात में उनसे लिखित जवाब मांगे जाने लगे थे। आए दिन आने वाले उन पत्रों में न जाने कितनों के जवाब हम लोग बना रहे थे। लगा था सारा समय नियम और कानून की लड़ाई लड़ने में ही बीत रहा है। कागज़ों पर मनमाने ढंग से उनसे दस्तखत न करा पाने के कारण वे लोग दीपा दी से वैसे ही चिढ़े हुए थे। दीपा दी और भी अधिक सतर्क हो गई थीं। वे अक्सर राम साहेब जी की बात याद करती, अड़ जाइए या फिर कॉलेज छोड़ दीजिए। हिसाब किताब से जुड़े कागज़ों पर उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। बहुत देख सोच कर दस्तखत करती और बड़े व्यय से पहले प्रायः प्रबंध तंत्र की लिखित अनुमति ले लेती। कॉलेज के कागज़ों की कॉलेज से अलग उन्होंने एक पर्सनल फाइल भी तैयार कर ली थी, ना जाने कब ज़रूरत पड़ जाए। पर शह और मात के इस खेल में नौकरी का आनंद खत्म हो चुका था और दीपा दी थक रही थी, तन से अधिक मन से। कई बार उनकी बातों में उनकी हताशा और थकान साफ झलकने लगी है। उस दिन प्रबंधक गुप्ता के कमरे में लाइब्रेरी कमेटी की मीटिंग थी। हम 5 टीचर्स और दीपा दी वहाँ बैठे थे। पुस्तकालय भवन की थोड़ी बहुत मरम्मत और पुताई आदि के बारे में बात होती रही थी। वे बात कर ही रही थी कि स्टाफ रूम की अटेंडेंट नीरजा कोई कागज़ लेकर आई थी। उसने कमरे के बाहर से झांका था और दीपा दी ने उसे भीतर आने का इशारा किया था। वो अंदर आ गई थी। नीरजा सुंदर और स्मार्ट है। उसमें यौवन और बंगाल दोनों ही लावण्य हैं। वो किसी भी कोण से क्लास 4 नहीं लगती, पर जिस ढंग से उसने दोनों हाथों को जोड़कर और उन्हें माथे से छुआकर प्रणाम किया था, उससे संभवतः गुप्ता को जिज्ञासा हुई थी। हु इज शी? उन्होंने धीरे से पूछा था। नीरजा के सामने उसे चपरासी कहना शायद मिस वर्मा को अच्छा नहीं लगा था। नीरजा है, उन्होंने धीरे से जवाब दिया था और नीरजा को जाने का इशारा किया था। वो कागज़ लेकर चली गई थी। इज शी अ क्लास 4? उन्होंने फिर पूछा था। जी हाँ, मिस वर्मा ने जवाब दिया था। वे फिर से बिल्डिंग के रिपेयर वर्क के बारे में बात करने लगी थी। बात पूरी होने के बाद वे और हम सब जाने के लिए उठकर खड़े हो गए थे। गुप्ता कुछ सोचते हुए से बड़ी देर से पेन से खेल रहे हैं। वे वैसे ही हाथ में पेन को घुमाते नचाते रहे थे। वे चलने लगी तो गुप्ता ने पेन पर से निगाहें हटाकर उनकी तरफ देखा था। दीपा जी, ये जो मेरे कमरे में आपने इस चपरासी की ड्यूटी लगाई है, क्या नाम है इसका? वे जब तक कुछ बोलती तब तक वे स्वयं ही बोले थे। हाँ, बिहारी लाल। बेहद बेवकूफ़ टाइप का आदमी है, बहुत ही डल। ठीक है, मैं देख लूँगी। मैं आपके कमरे में किसी दूसरे चपरासी की ड्यूटी लगा दूँगी, मिस वर्मा ने कहा था। गुप्ता ने बेझिझक सीधे उनकी तरफ देखा था। ऐसा करिए, ये लड़की ठीक ठाक लगती है, आप इसकी ड्यूटी इधर लगा दीजिए। वो किसकी बात कर रहे हैं ये हम सभी फ़ौरन ही समझ गए थे। फिर भी शुभादी के मुंह से निकला था, कौन? वही लड़की जो अभी थोड़ी देर पहले आई थी। क्या नाम बताया था आपने? हाँ, वो नीरजा। हम सभी स्तब्ध रह गए थे। लगा था दीपा दी एकदम अचकचा गई थी, पर उन्होंने अपने आप को संयत रखा था। क्षण भर सोचा था और अपने आप को संभाला था। वो नहीं हो पाएगा। क्यों? गुप्ता के स्वर में तेजी है। मिस वर्मा शांत रही थीं। उन्होंने अपने स्वर में कोई विकार नहीं आने दिया था। स्टाफ रूम में करीब 30 टीचर्स एक साथ बैठती हैं। उनकी किताबें और सामान ऐसे ही रखा रहता है। वहाँ के लिए मुझे साफ़ सुथरी लेडी पियोन ही चाहिए और कॉलेज में ज़्यादातर मेल क्लास 4 हैं। लेडीज़ जो हैं भी, वे कुछ को छोड़कर सब कंपेंसेट करने वाली हैं, सो वे उतनी होशियार नहीं हैं। किंतु आप परेशान ना हों, आपके कमरे में मैं किसी दूसरे होशियार मेल चपरासी को लगा दूंगी, उन्होंने सपाट स्वर में कहा था। देख लीजिएगा, उन्होंने धीरे से कहा था। लगा था जैसे उन्होंने अपनी मांग दोहराई है और हाथ का पेन सामने रख दिया था और चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट आ गई थी। उनके कमरे से बाहर आकर हम सभी हैरान होने लगे थे। दीपा दी ने हम में से किसी से उस बारे में कोई बात नहीं की थी।
वे बेहद खिन्न और थकी सी लगने लगी थी। रात के करीब 9 बजे आंटी का फ़ोन मिला था। अंबिका, कल गौरी और उसके घर वाले आ रहे हैं, मैंने लंच रखा है, तुम भी आना। उनकी आवाज़ में लगा था जैसे बहुत हड़बड़ी में हूँ। मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं क्या कहूँ या मुझे क्या कहना चाहिए। आंटी, कल मुझे कॉलेज जाना है, मैंने धीमे से कहा था, जैसे अपने ना आ पाने की कोई सफाई सी दी हो। तब क्या हुआ? आंटी ने जैसे बहुत ही अपनेपन से झिड़का था। अंबिका, यश की फियांसे आ रही है, उससे मिलोगी नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने अपनी बात का समापन किया था। क्लासेस के बाद आ जाना, नहीं तो कल कॉलेज से छुट्टी ले लो, आना ज़रूर, आंटी के स्वर में आदेश था। जी आंटी, मैंने अपने स्वर को भरसक सहज रखा था। अच्छा अंबिका, फिर कल मिलेंगे। आंटी ने उसी हड़बड़ी में फ़ोन रख दिया था। जाऊं या न जाऊं, मैं सारी रात इसी ऊहापोह में रही थी। मन में बार बार ये भी आता रहा था कि यश मुझसे क्यों बच रहे हैं। मैं घर पर नहीं मिली तो यश फ़ोन करके मुझसे मिलने का समय तय कर सकते थे, फिर मैं ही अपनी तरफ से जाकर क्यों मिलूं। मुझे पता है कि यश भी तो आए ही होंगे। गौरी क्या, मेरे मन में तो यश से मिलने की भी इच्छा नहीं है। ये तो बहुत बाद में समझ में आया था कि यश शायद मेरा सामना करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। पर क्यों? मन वैसे इतना दुखा हुआ है कि मैं उसे कोई और तकलीफ़ नहीं देना चाहती। पर मेरे लिए आंटी के आदेश को यूं अनसुना करना संभव है क्या? फिर मेरे न जाने के बहुत से अर्थ निकाले जा सकते हैं। वैसे भी आंटी, यश और अब गौरी से भी कैसे बच सकती हूँ मैं? फिर कब तक? मुझे पता है कि कभी ना कभी तो मुझे अपने आप को इस साक्षात्कार के लिए तत्पर करना ही था, फिर अभी ही क्यों नहीं? अशोक मार्ग पर सीधे चलते हुए रिक्शा अनायास ही बाईं तरफ की लेन में मुड़ गया था। रिक्शे वाला पुराना है, उन सभी जगहों के पते ठिकाने अच्छी तरह से जानता है जहाँ मैं कभी भी जाती हूँ। अंदर मुड़ते ही लेन कुछ बदली हुई सी लगी थी, शायद एक साथ बहुत सी कारें खड़ी हैं इसलिए, पर मैंने उस तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया था। रिक्शे वाले ने यश के घर के बाहर लगे बड़े से फाटक से कुछ पहले ही रिक्शा रोक दिया था। उसे पैसे देकर मैं उस तरफ बढ़ी थी तो देखा था कि हमेशा के विपरीत फाटक पूरा खुला हुआ है। घर के अंदर काफ़ी रौनक है। पीले और सफ़ेद के मिले जुले रंग में यश के घर का बहुत बड़ा सा लॉन सजा हुआ है। गोल मेज़ों के चारों तरफ 5-6 कुर्सियों के घेरे थोड़ी थोड़ी दूर पर लगे हुए हैं। हर मेज़ के बीच में रखे हुए ताज़े फूलों के गुलदस्ते, सफ़ेद साटिन की मेज़ और कुर्सियों के कवर और उनके बीचों बीच गोलाई में बंधे पीले रिबन। मैं कुछ क्षणों के लिए अचकचाई सी गेट पर ही खड़ी रह गई थी। आंटी ने तो कहा था कि गौरी लंच पर आ रही है, पर यहाँ तो भव्य आयोजन है, एक अच्छी भली शादी जैसा। तब तब क्या? इतना तो मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि आंटी के बेटे की बहू पहली बार उनके घर आ रही है, वो कोई साधारण बात नहीं है। फिर आंटी के घर का तो हर आयोजन भव्य ही होता है, इस लंच को तो खास होना ही चाहिए था। लॉन के दाएं तरफ के कोने में फूलों की गजन सजावट है। किनारे पर रखी मेज पर बहुत सारे बुके रखे हैं। मुझे तो कुछ ध्यान ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही खाली हाथ आ गई हूँ। वहाँ इस समय यश और आंटी खड़े हैं और उनकी बगल में यश के कंधे से ऊपर आती हुई वो लड़की शायद गौरी है, बेहद सुंदर, बेहद अभिजात्य। आंटी ने कहा था कि हमें इतनी अच्छी लड़की इंडिया में तो मिलती नहीं। शायद सही ही कहा था उन्होंने। क्या यश गौरी से सिंगापुर में पहले ही मिल चुके थे? मिले तो होंगे ही, मिले होंगे तो शायद गौरी की कामना भी की होगी। अनायास उस दिन की यश के चेहरे की दुविधा, अपने चेहरे पर टिकी यश की आंखें याद आती हैं। क्या वे गौरी से मेरी तुलना कर रहे थे? मैं अचानक सकुचाने लगती हूँ। अपनी साधारणता के साथ मैं अचानक दीनहीन सा महसूस करने लगी थी। अचानक लगा था कि मेरे कंधे नीचे लटकने लगे हैं। क्या मैं यश के मन पर रखा वो बोझा थी जिसके कारण से वो एकदम से शादी के लिए हाँ नहीं कर पा रहे थे? शायद आंटी समझती थी वो बात, इसीलिए आंटी ने वो काम मुझे सौंपा था। खैर जो भी हो, मेरे लिए उतनी तसल्ली ही काफ़ी होना चाहिए कि यश ने मुझे उतना महत्व तो दिया। आंटी किसी बात पर जोर से हंस रही थी। यश और उनके पास खड़ी गौरी भी हंस रही है। अचानक आंटी की निगाह मेरे ऊपर पड़ी थी। उन्होंने वहीं से आवाज़ लगाई थी और साथ ही बुलाने के लिए इशारा भी किया था हाथ से। हंसते हुए यश कुछ क्षण के लिए जैसे गंभीर हो गए थे, या शायद मुझे लगा था वैसा। कई निगाहें एक साथ मेरी तरफ को मुड़ गई थीं।
कई जानी पहचानी और बहुत सी अनजानी भी। मुझे लगा था कि वे पहचानी हुई बहुत सी आंखें मुझे देखकर असहज हो गई थीं। कुछ चेहरों पर आश्चर्य भी है, जैसे इस क्षण उन्होंने मेरे यहाँ होने की आशा नहीं की थी। मैं उधर की तरफ को बढ़ ली थी। यश के बगल में उनके घनिष्ठ मित्र मोहित और उनकी पत्नी मुक्ता खड़े हैं। यश के साथ बहुत बार उनके घर जा चुकी हूँ। बहुत सारे लंच और डिनर भी साथ किए हैं हम लोगों ने। मोहित ने हेलो कहा था और मुक्ता ने कैसी हो, बहुत देर कर दी अंबिका, कहकर मेरे दाएं कंधे पर हाथ रख दिया था। मुझे लगा था उस स्पर्श में बहुत सा ढाढ़स हो जैसे। कंधे पर उस अपनेपन से भरी थपथपाहट के नीचे मेरा मन पिघलने लगा था और मैंने अपने आप को यत्न से संभाला था। यश ने हमेशा की तरह धीरे से मेरी पीठ पर हाथ रखा था। हमेशा की तरह ही वो स्पर्श कुछ छुआ सा और कुछ अनछुआ सा, बहुत अपना और बहुत दूर भी। यश ने मुझे गौरी के सामने को करके मुझे उससे मिलवाया था। परिचय में यश ने क्या कहा था ये याद नहीं है, बस इतना याद है कि बहुत ही अपने मन से भरे कई सारे वाक्य बोले थे, जैसे मुझे बहला रहे हों वे, जैसे किसी चोट को सहला रहे हों, जैसे किसी हानि की क्षतिपूर्ति कर रहे हों। अनायास लगा था कि मैं यहाँ क्यों आई। आंटी ने आने के लिए कहा और मैं चली आई। आखिर मैं अपनी शहादत को कितनी दूर तक ले जाना चाहती हूँ। लौटते समय यश मुझे गेट तक छोड़ने आए थे। राम सिंह तुम्हें छोड़ देगा अंबिका, यश ने कहा था। नहीं यश, मैं घर नहीं जा रही, थोड़ी देर गंजिंग करूँगी। कुछ कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए हुए हैं, बहुत दिन से उन्हें उठाना टल रहा है। नवल किशोर रोड पर टेलर से कपड़े लेने हैं, कई सारे छोटे छोटे काम हैं। मैंने हंसकर यश की तरफ देखा था। आज घर से निकली हूँ तो सब काम निपटा कर ही लौटूंगी। मैंने अपनी आवाज़ को भरसक सहज रखा था। ठीक है, गंज तक ही सही। नहीं, थोड़ी दूर पर ही तो है, बगल की लेन में ही तो है नवल किशोर रोड। पहले तो उधर ही जा रही हूँ, वैसे भी टहलना चाह रही हूँ यश। मैंने जाने की मुद्रा बनाई थी। लगा था हमारे बीच के वे छोटे संवाद खिंच नहीं पा रहे और हर क्षण बीच की हवा भारी होती जा रही है। मुझे सच में लगा था कि मुझे जल्दी ही चलना चाहिए। कई जोड़ी निगाहें हम दोनों को देख रही हैं, आंटी भी। यश को बाय कहकर मैं बाहर निकल आई थी। जीवन का ये अध्याय भी समाप्त। पर यह तो बाद में समझ में आया था कि रिश्ते, उनसे जुड़ी बातें, यादें और चोटें समाप्त कहाँ होती हैं। वे तो सांसों के समानांतर पूरी ज़िंदगी अपने साथ साथ चलती रहती हैं। छोटे छोटे कदम रखते हुए मैं यश के घर की लेन पार करके मेन अशोक मार्ग पर आ गई थी। मन में आया था अब घर जाने का दिल नहीं किया था, पर मैंने पास से निकलता रिक्शा रोक लिया था। बैठने लगी थी तो रिक्शे वाले ने पूछा था किधर, और मैंने उसे घर का ही पता दिया था। शायद घर जाकर सबसे ज़्यादा चैन मिलेगा। अकेला घर और अपने साथ बस में। इस समय जा भी कहाँ सकती हूँ, वैसे भी किसी से बात करने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं अपने साथ अकेले रहना चाहती हूँ। पर घर पहुँचकर भी अजब तरह से जी घबराने लगा था। वही घर, दरवाजे, दीवारें और छत। फिर भी लगता रहा था जैसे सब एक बारगी बदल गया है, एकदम वीरान, उदास और अकेला। अपने घर की उदासी मुझे परेशान करने लगी थी। मैं बिना कपड़े बदले हुए मैगज़ीन लेकर पलंग पर लेट गई थी, पर कुछ पढ़ने में मन ही नहीं लगा था। निगाहें शब्दों पर घूमती रही थीं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मैगज़ीन पास रखी मेज पर रख दी थी और आंखें बंद करके काफ़ी देर तक ऐसे ही लेटी रही थी। मैंने सोने की कोशिश की थी, पर यश की निगाहें, आंटी की खुशी, गौरी की सुंदरता, उस घर की रौनक और चहल पहल सब तरह तरह से आंखों के आगे तैरती रही थी। अजब सी बेचैनी मैंने महसूस की थी और अचानक ही मैं उठकर बैठ गई थी। मैंने मानसी को फ़ोन किया था। वे इस समय घर पर ही हैं और अकेले ही हैं। मैंने एक बैग में रात में पहनने के लिए नाइटी, एक दो और कपड़े डाले थे, ब्रश, पेस्ट वगैरह भी, और मैं नीचे उतर आई थी। जौहरी आंटी का पीछे का दरवाज़ा बंद है। मैं बाहर निकल कर आई तो देखा सामने वाले बरामदे में बैठी हुई बिनाई कर रही थीं। मुझे देखकर मुस्कुराई थीं। बहुत अच्छी धूप आती है इधर, अब तो ढल रही है, फिर भी आओ बैठो थोड़ी देर। नहीं आंटी, चलूँगी। मैं बरामदे से सटकर बनी हुई उन 5 सीढ़ियों के बीच में ही खड़ी रही थी। आंटी को बताना ज़रूरी है कि मैं मानसी जी के घर जा रही हूँ और ये भी कि शायद 1-2 दिन वहीं रहूँगी।
पर मेरा तो कोई भी प्रोग्राम निश्चित नहीं है, सो समझ नहीं आया था कि क्या बताऊं। पर लौट आए तो ठीक है, नहीं तो मेरे घर के बाहर होने की बात कम से कम उन्हें तो पता ही होना ही चाहिए। आंटी, मैं कुछ क्षण असमंजस में उसी जगह खड़ी रही थी। वे मेरी तरफ ही देख रही हैं। आंटी, मानसी जी के घर जा रही हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा था। हो सकता है मैं 2-4 दिन उधर रुकूं। ठीक तो हो बिटिया? आंटी ने प्यार से पूछा था। उनकी सवाल करती निगाहों में उलझन है। मैंने सीधे उनकी तरफ देखा था। हाँ आंटी, मैंने अपनी बात दोहराई थी। हाँ आंटी, एकदम ठीक हूँ। मैं धीरे से हंसी थी। अच्छा हुआ उन्हें यश की सगाई की बात अभी नहीं पता है। वे लोग तो मेरे और यश के बीच के रिश्ते में सच से भी बहुत अधिक पढ़ते रहे हैं। आंटी के चेहरे पर हल्की सी उलझन अभी तक है। ठीक है बेटा। मैं सामने की 3 सीढ़ियाँ उतरने लगी थी तो आंटी को जैसे कुछ याद आया हो। मुझे मानसी का फ़ोन नंबर दे जाओ बेटा। मैं तो पहले से ही सोच रही थी कि तुम्हारी दोस्तों के और बुआ का फ़ोन नंबर हमारे पास होना चाहिए। आंटी उठने लगी थी। अंदर से डायरी और पेन ले आऊँ। मुझे वहाँ खड़े खड़े ऊब लगने लगी थी। आंटी, मैं चलती हूँ। मानसी जी के घर पहुँचकर मैं आपको फ़ोन कर दूँगी। आंटी उठते उठते बैठ गई थी। ठीक है बेटा। मैं वो 3 सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गई थी। गेट खोलकर बाहर निकली तो घर के सामने रिक्शा खड़ा हुआ दिख गया था। मानसी जी के घर के सामने रिक्शे से उतरी तो लगा था यहाँ क्यों आ गई हूँ। मानसी जी को पता है कि मैं आज यश के घर जाने वाली थी और ये भी कि आज यश की मंगेतर उसके घर आ रही है। अब उनकी तरफ से होने वाले सवाल, उनकी धारा प्रवाह बातें, थोड़ी बहुत बड़बड़ाहट भी, मैं सोचकर ही परेशान होने लगी थी। मानसी जी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर वे घर से बाहर निकल आई थीं। हंसकर उन्होंने मेरे हाथ से मेरे कपड़ों का बैग ले लिया था और मुझे लिए लिए कमरे में चली गई थी। मेरी तरफ को कुर्सी खिसकाकर स्वयं बगल के पलंग पर बैठ गई थी। फुल्लो इस समय उनके घर का काम कर रही है। वहाँ मुझे देखकर एकदम से खुश हो गई थी। फुल्लो, बढ़िया सी गरम गरम चाय तो पिला दे, मानसी जी ने कहा था। फुल्लो हंसती हुई किचन की तरफ बढ़ गई थी। मैंने मेज पर रखी पत्रिका उठा ली और उसे यूं ही पलटती रही थी। मानसी जी ने मेरी पत्रिका के अंदर को झांका था। खुले हुए पन्ने पर उन्होंने उंगली रख दी थी। बहुत अच्छी कहानी है ये, थीम भी बहुत अच्छी है और उसे लिखा भी बहुत बढ़िया है। और वे उस कहानी पर विस्तार से बात करने लगी थी। फुल्लो चाय नाश्ता ले आई तो मानसी जी ने किताब मेरे हाथों से ले ली थी। अब चाय पी लो, मैगज़ीन घर ले जाना। वे बहुत प्रसन्न भाव से हंसी थी। तुम्हारे लिए हरी मटर बनाई है। और वो प्लेट में मेरे लिए मटर निकालने लगी थी। उसके ऊपर उन्होंने चम्मच से थोड़ी सी दाल मोठ डाली थी। फिर उसके ऊपर चाट मसाला डालकर नींबू निचोड़ा था। वो ये सब काम धीरे धीरे करती रही थीं, जैसे बड़े यत्न से, रुचिपूर्वक। मैं चुपचाप बैठी उन्हें देखती रही थी। हम दोनों ही चुप हैं। उन्होंने प्लेट मेरे सामने बढ़ा दी थी और एक प्लेट स्वयं उठा ली थी। पास की मेज़ पर रखा कागज़ उन्होंने उठा लिया था। ये देखो, पिक्चरों की लिस्ट मैंने बनाई है। तुम बताओ कौन सी मंगा लें? अभी फुल्लो को भेजकर मंगा लेते हैं। चतुर्वेदी जी और बच्चे घर पर हैं नहीं। बढ़िया है, हम और तुम। मानसी जी छोटे बच्चों की तरह गर्दन को धीरे धीरे हिलाकर हंसती रही थीं। ये 2 दिन की छुट्टी एंजॉय करेंगे, मानसी जी ने खुश होकर कहा था। उस रात हम लोग देर तक जागते रहे थे। मानसी जी दुनिया भर की बात करती रही थीं। मेरे मूड के अनुसार बीच में बहुत बहुत देर चुप भी रही थीं। पर उन्होंने एक बार भी यश की शादी की, उसके एंगेजमेंट या गौरी की कोई भी बात मुझसे नहीं की थी। न मुझसे कुछ पूछा था, न अपनी तरफ से ही कुछ कहा था। मुझे लगा था मैं बेवजह ही डर रही थी। रात को मानसी जी के बगल में सोने के लिए लेटी तो अजब सा सहारा महसूस हुआ था। लगा अच्छा ही हुआ यहाँ आ गई। अपने घर तो जाना ही है, आज नहीं कल नहीं तो उसके बाद ही सही, जाना तो पड़ेगा ही। बंद आंखों के नीचे अपने घर का अकेलापन मुझे डराने लगा था। मुंदी हुई पलकों के भीतर आंसू भरने लगे थे और मैंने मानसी जी की तरफ पीठ करके करवट बदल ली थी। सुबह देर से ही आँख खुली थी। मानसी जी शायद रसोई घर में हैं। सूजी भुनने की सौंधी सी महक चारों तरफ फैली हुई है। शायद मानसी जी हलवा बना रही हैं। अचानक शिद्दत से यश की याद आई थी। क्या कर रहे होंगे यश? मेरे बारे में सोच रहे होंगे क्या? मन में अचानक कितना कुछ घुमड़ने लगा था। वे बातें, वे यादें जिनका कोई अर्थ नहीं।
चाय नाश्ता करके हम लोग घर के पीछे के आंगन में बैठ गए थे। मानसी जी अंदर से अखबार ले आई थी और दोपहर में कहीं चलने का प्रोग्राम बनाने लगी थी। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इस समय क्या चाह रही हूँ, इसलिए दर्शक की मुद्रा में चुपचाप बैठी हूँ। वैसे भी जानती हूँ कि अगर मानसी जी कुछ तय कर लें तो उसे टाल पाना आसान नहीं है। तभी बाहर की घंटी बजी थी। मानसी जी दरवाज़ा खोलने के लिए उठकर चली गई थी। मैं वहीं बैठे बैठे अखबार पलटने लगी थी। लगा था बाहर से बुआ की आवाज़ आ रही है। फिर लगा था बुआ, मानसी जी और कई लोग एक साथ बात कर रहे हैं। आश्चर्य हुआ था, बुआ यहाँ इस समय? कुछ ही क्षणों में मानसी जी के साथ बुआ दिखलाई दी थी। बस वे दोनों ही हैं, पर दोनों इतने ज़ोर से बोल रही हैं, शायद इसलिए कई सारे लोगों के होने का भ्रम हो रहा है। नमस्ते बुआ। मैं उठकर खड़ी हो गई थी। मैं कल आपके घर आने की सोच रही थी। मुँह से सच ही निकला था, फिर लगा था बेकार ही कहा ऐसा। अब बुआ बहुत सारे शिकवे शिकायत दोहराएंगी, ये भी कहेंगी तुम तो बस सोचती ही हो, आने और बुआ से मिलने का तो तुम्हारा मन करता ही नहीं है। पर बुआ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बड़े प्यार से उन्होंने मुझे अपने दाएं हाथ से अपने पास को समेट लिया था। चलो, तुम्हारा बुआ के पास आने का मन किया और बुआ खुद चलकर तुम्हारे पास आ गई। हम तीनों लोग आसपास की कुर्सियों पर बैठ गए थे। बुआ मानसी जी की तरफ देखकर मुस्कुराई थी। ये तो बहुत अच्छा है मानसी, तुम अंबिका के इतना नज़दीक में रहती हो, हम तो इतनी दूर रहते हैं। वैसे भी भाई, हम दोस्तों की बराबरी तो नहीं कर सकते। बुआ मानसी जी को अच्छी तरह से जानती हैं। मैं कई बार उनके साथ बुआ के घर जा चुकी हूँ। उनके स्वर में कोई व्यंग्य नहीं है, फिर भी मैंने उनकी बात काटनी चाही थी। बुआ, आप कुछ भी सोचती हैं। नहीं बेटा, सच में एक अच्छे दोस्त की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जिस तरह से इंसान दोस्तों से अपना दुख सुख बांट लेता है, अपने मन की बात कह सकता है, वैसा किसी दूसरे से। बुआ का स्वर अचानक पिघलने लगा है। उन्होंने अपनी बात आधी ही छोड़ दी थी। वे कुछ देर चुप ही रही थीं। अचानक उन्होंने मानसी जी की तरफ जैसे चौंक कर देखा था। मानसी, अंबिका का ख्याल रखना बेटा। उनकी आवाज़ भर्राई हुई है। जी बुआ जी, मानसी जी ने हड़बड़ाकर कहा था और अचानक बुआ की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे थे। पर्स से रुमाल निकालकर बुआ अपने आंसुओं को जल्दी जल्दी पोंछने लगी थी। कल रात लौट कर आए हम लोग बेंगलोर से। लेटर बॉक्स में मिसेस सहगल के हाथ की लिखी पर्ची पड़ी थी। बुआ कुछ क्षण अपने आप को संभालती रही थी। मैं तो पूरी रात सवेरा होने का इंतज़ार करती रही। सारी रात अंबिका के बारे में सोचती रही। यही सोचती रही कैसा तो लग रहा होगा उसे अकेले घर में। मैं तो क्यों बुआ, मैंने उनकी बात आधे में ही काट दी थी। बुआ का विलाप मुझे परेशान करने लगा था। बुआ ने अपनी पसीजी निगाहों से मेरी तरफ देखा था। हम क्या यश के लिए तुम्हारी फीलिंग्स जानते नहीं बेटा? बचपन का साथ है तुम दोनों का। छोटी बड़ी हर बात में यश का मुंह देखती रही हो तुम। मेरे मन में झुंझलाहट भरने लगी थी। बुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग भी न जाने क्या क्या सोच लेते हैं। बुआ ने जैसे मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। क्या कमी थी अंबिका में, जो समय आने पर मिसेस सहगल ने उसे यूं दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया? क्या कमी थी? मैं सोचती हूँ बुआ ने गौरी को देखा होता तो शायद ये बात ऐसे ना कह पाती। वैसे भी कमी का भी क्या कोई एक अकेला आयाम होता है? उसके तो ना जाने कितने मापदंड होते हैं, शायद अनगिनत। अचानक याद आया था कि उस दिन बुआ मेरे घर आई हुई थी। जौहरी आंटी और शिवानी मेरे पास ही बैठे हुए थे। बुआ शिवानी को कुछ देर तक ध्यान से देखती रही थी। आपकी बिटिया तो बहुत सुंदर है मिसेस जौहरी, बुआ ने कहा था। शिवानी मुस्कुराकर सामने से हट गई थी और जौहरी आंटी की आंखों में चमक आ गई थी। थोड़ी देर बाद बातों के बीच जौहरी आंटी बुआ से बुआ के बेटे नितिन के बारे में पूछती रही थी, पता नहीं अनजाने ही या जानबूझकर। जौहरी आंटी के जाने के बाद बुआ देर तक हंसती रही थी। इनकी बिटिया की जरा सी तारीफ क्या कर दी कि लगता है ये तो समधिन बनने के सपने देखने लगी। बुआ के स्वर में कुछ ऐसा भाव था जैसे कह रही हूँ कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मुझे ना बुआ की बात अच्छी लगी थी, ना बात कहने का वो ढंग ही। उस समय मेरे मन में भी यही आया था कि क्या कमी है शिवानी में, पर मैं चुप ही रही थी। कुछ कहती तो मैं जानती थी कि बुआ दो चार टिप्पणी और कर देती और मुझे बुरा लगता, पर काफ़ी समय तक मेरा मन खराब रहा था। आज इतने समय बाद वो बात अचानक याद आ गई थी। लगा था फिर बुआ क्यों नाराज़ हैं सहगल आंटी से, वो क्यों नहीं समझ पा रही हैं ये बात।
पर बुआ जैसे लोगों के पास सही गलत के कोई एक मापदंड नहीं होते। तभी बुआ की आवाज़ कानों में पड़ी थी। अम्मा शायद सही कहती थी। वो चुप हो गई थी। मैंने उनकी तरफ देखा था। क्या बुआ जी? मानसी जी ने पूछा था। बुआ ने उनकी तरफ देखा था। अम्मा ठीक ही कहती थी कि दोस्ती और आपसदारी बराबर वालों में ही सही रहती है। मुझे लगा था शायद दादी सही ही कहती थी, पर फिर वही बात, सही और गलत का कोई एक मापदंड होता है। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती कि सहगल आंटी की गार्जियनशिप ने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बेहतर किया है। तभी बुआ की गुस्से से भरी आवाज़ कानों में पड़ी थी। सारी दुनिया को छोड़कर भाभी ने उन्हें तुम्हारा गार्जियन बनाया था। वाह रे, क्या गार्जियनशिप निभाई है उन्होंने। बुआ अब मेरे लिए अझेल होती जा रही हैं। मैंने 2-3 बार प्रतिवाद करना चाहा था, पर बुआ को सुनने के मूड में ही नहीं है। वो तो सामने मानसी जी हैं, कोई और होता तो, पर शायद वे सब किसी के सामने ऐसे बात ना करती। वे मानसी जी से मेरी निकटता जानती हैं, तब भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उठकर खड़ी हो गई थी। बुआ नहा लूँ जरा? मानसी जी के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम है, आप भी चलिए ना बुआ। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, फूफा आज घर पर हैं। चलते समय बुआ ने बाहों में लेकर बहुत ही अपनेपन से मेरी पीठ थपथपाई थी। मैं तो तुम्हें घर ले चलने के लिए आई थी अंबिका, पर शायद तुम्हारा मानसी के साथ ज़्यादा मन लगे। उस स्पर्श में ईमानदार प्यार है। तुम्हें जो ज़्यादा अच्छा लगे बेटा। अब उधर कब आओगी? उन्होंने बहुत ही दुलार से पूछा था। जल्दी आऊँगी बुआ, मैंने कहा था। बुआ के लिए एक अजब सा लगाव महसूस हुआ था। मैं मन ही मन अगली छुट्टी के दिन उंगली पर गिरने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू तैरने लगे थे। अचानक माँ बहुत शिद्दत से याद आई थी। आज वो होती तो उनके सीने से लगकर मन की बहुत सी पीड़ा उनसे बांट लेती। क्लास 4 को लेकर कुछ माह बाद ही एक बार फिर प्रिंसिपल दीपा वर्मा और प्रबंधक गुप्ता के बीच तनाव हुआ था। कॉलेज में चपरासी की एक पोस्ट खाली हुई थी। प्रबंधक गुप्ता ने दीपा दी को बुलवाया था। नियमानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति का पूरा अधिकार प्राचार्य को होता है। वो 1 मैन कमेटी होती है। उसमें प्रबंध तंत्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। प्रबंधक गुप्ता ने दीपा दी को बुलाकर पर्ची पर एक नाम लिख कर दिया था। ज़रा इसको देख लीजिएगा, ये मेरे घर पर काम कर रहा है, मैंने इससे हाँ कह दिया है, उन्होंने बड़े अधिकार से कहा था। दीपा दी को लगा था कि पूरी स्थिति अभी इसी क्षण स्पष्ट कर देना ही सही है। मैं इसका ज़रूर कर दूंगी, पर इस बार नहीं, अगली बार। हमारे यहाँ बहुत जल्दी ही 2 पोस्ट और आने वाली हैं। हमारी लाइब्रेरी में 8 साल से एक लड़का डेली वेजेस पर काम कर रहा है। मैं उसे न जाने कब से रेगुलराइज करना चाह रही हूँ। अभी नहीं किया तो 2 महीने में एज बार हो जाएगा। उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत अच्छा वर्कर है, बहुत ईमानदार है। उसकी उम्र ना निकल जाए, इसलिए बहुत भाग दौड़ कर ये पोस्ट मैंने जल्दी अप्रूव कराई है। गुप्ता हंसे थे। अरे भाई, आप उससे पार्ट टाइम काम करा रही थी तो क्या, उसे तनख्वाह तो मिल रही थी ना। इसका ये मतलब भी नहीं कि उसका आने वाली परमानेंट पोस्ट पर हक बन गया। पर यह उसके साथ अन्याय ही तो होगा। पूरे क्लास 4 का एडमिनिस्ट्रेशन पर से भरोसा उठ जाएगा। फिर मैं अपने हाथों से उसके साथ ये अन्याय नहीं कर सकती। दीपा जी, आप बहुत सोचती हैं। इस क्लास को सिर पर चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वही करिए जो आपको कुछ क्षण के लिए वे रुके थे और हम सबको सूट करता है। दीदी को लगा था जैसे उनके स्वर में हल्की सी धमकी है। कुछ क्षण को दीपा दी ने सोचा था। ठीक है, मैं देखूंगी, कहकर वे उठकर खड़ी हो गईं। उन्होंने लौटकर आकर ये बात हम लोगों को बताई थी और ये भी कहा था कि वे जानती हैं कि इस बहस से कोई फ़ायदा नहीं था। उससे स्थितियां बिगड़ने का खतरा भी हो सकता था, पर उन्होंने उसी क्षण तय कर लिया था कि उन्हें जो करना है वे करके वे कागज़ जोनल ऑफिस को भेज देंगी। मुझे केवल राम प्रसाद का अपॉइंटमेंट करना है। उसके बाद जो भी पोस्ट आएगी उस पर ये लोग चाहे जिसका कराएं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो कहेंगे वो मैं कर दूंगी। क्यों दीदी, तब भी आप उनकी मनमानी क्यों चलने देंगी? ये कोई बात नहीं हुई। मानसी ने उनका विरोध किया था। नहीं मानसी, मेरा कोई कैंडिडेट नहीं है। बस राम प्रसाद के साथ मैं अन्याय नहीं होने दे सकती। वे थोड़ी देर चुप रही थीं। दोबारा बोली तो उनकी आवाज़ बेहद थकी और बुझी सी लगी थी। बात बात में तनाव लेना आसान है क्या? वो मैं चाहती भी नहीं। फिर उससे फ़ायदा? उनके कैंडिडेट का करने से मुझे कोई ईगो प्रॉब्लम भी नहीं है।
दूसरे दिन उन्होंने अपने साथ मदद के लिए किसी बाबू को नहीं बैठाया था और अपॉइंटमेंट लेटर स्वयं सील करके वे उसे क्षेत्रीय कार्यालय ले गई थीं और क्षेत्रीय अधिकारी से उसके तुरंत निस्तारण की बात भी कर ली थी। इसके बाद वे निश्चिंत हो गई थीं। उन्होंने अपने धर्म का निर्वाह कर लिया था। अब आगे जो भी तांडव होगा उसके बारे में उस समय सोचकर वो अपना मन खराब नहीं करना चाहती थीं। हाल फिलहाल उनके मन में सही के साथ खड़े रह पाने की तसल्ली थी। उपन्यास होने से न होने तक की कहानी जारी रहेगी भाग 11 में।